Hello, people. Hope you are having a great day. Now, we are going to start with Chapter 3, Unit 2. बहुत बहुत सही यूनिट है बॉस, और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें से भर भर के एमसीक्यूज आ सकते हैं, ना सिर्फ थियरी पर न्यूमेरिकल्स के लिए भी ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसको अच्छे से समझना। चैप्टर 3 का यूनिट 1 और ये यूनिट 2 दोनों बहुत कोर हैं, बहुत फंडामेंटल हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 जो हमने देखा उसमें हमने बात किया प्रोडक्शन के बारे में। अभी हम बात करने जा रहे हैं कॉस्ट के बारे में। सो वी आर नाउ गोइंग टू टेक अप थियरी ऑफ कॉस्ट। अच्छा, अब ये कॉस्ट एनालिसिस आखिर है क्या, हम क्यों कॉस्ट को स्टडी करते हैं, या तो कॉस्ट के स्टडी के दौरान हम क्या समझने का कोशिश करते हैं, उसके बारे में अपन एक बार मीनिंग देख लेते हैं। देखो, we know that the business decisions are generally based on cost of production. कोई भी बिजनेस डिसीजन लेगा तो जनरली किस आधार पे लेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पे। दैट मीन्स द मनी वैल्यू ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। अच्छा, इनपुट और आउटपुट के बारे में तो हमने पिछले यूनिट में भी बात की सर। तो भाई इनपुट एंड आउटपुट का तुमने बात जो किया था पिछले यूनिट में, वो सिर्फ क्वांटिटी टर्म्स में था। अगर आपको याद है तो मैं बार बार तुमको ये कह रहा था कि हमको सिर्फ क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट देखने हैं, हमको उनका मॉनेटरी वैल्यूज नहीं देखना है। ऐसा मैंने पिछले यूनिट में कई बार दोहराया है। अब यहाँ पे आप इनपुट एंड आउटपुट का मनी वैल्यू देखोगे। ठीक है, नाउ वी आर नॉट कंसर्न विद द क्वांटिटी, क्वांटिटी का एनालिसिस कर लिया, अब पैसे का एनालिसिस है। ठीक है, तो कॉस्ट एनालिसिस refers to the study of behavior of cost in relation to one or more production criteria, namely size of output, scale of operations, prices of factors of production, and other relevant economic variables. So cost analysis क्या है? It is the study of behavior of cost. ठीक है, कॉस्ट कैसे बिहेव करता है, कॉस्ट कैसे बदलता है, इन रिलेशन टू व्हाट? इन रिलेशन टू प्रोडक्शन को अफेक्ट करने वाले अलग अलग क्राइटेरियाज जो है, जैसे आउटपुट कितना है, आउटपुट के साथ बेसिकली कॉस्ट का कैसा रिलेशन है वो देखेंगे, स्केल ऑफ ऑपरेशन के साथ कॉस्ट कैसे बदलता है वो देखना है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस चेंज हो जाते हैं तो कॉस्ट पे क्या असर पड़ता है, या तो कोई भी ऐसे दूसरे इकोनॉमिक वेरिएबल्स बदलने से कॉस्ट पर कैसा असर पड़ता है, वो हम कॉस्ट एनालिसिस में सीखेंगे। इन अदर वर्ड्स, cost analysis is concerned with the financial aspects of production relations as against the physical aspects which were considered in production analysis. तो production analysis में आपने physical aspects पे ध्यान दिया था, जबकि यहाँ पे आप cost वाले aspects पे, उसके monetary value के aspects पे ध्यान देने वाले हो। ठीक है, that is the primary difference between the two. ठीक है, अब नेक्स्ट हम शुरुआत कर रहे हैं यूनिट का बाय अंडरस्टैंडिंग सम कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है, ये कॉस्ट कंसेप्ट आपको अलग अलग प्रकार के कॉस्ट से परिचित करवाएगा। देयर आर डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कंसेप्ट काम आता है। ठीक है, तो दीज आर ऑल डिफरेंट कंसेप्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। रियल लाइफ में जब डिसीजन लिए जाते हैं तो इन्हीं कॉस्ट के कंसेप्ट के आधार पर लिए जाते हैं। ठीक है, देखो कौन से कंसेप्ट हम स्टडी करने वाले हैं उसका लिस्ट पहले तो मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कवर अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। ये बड़ा जबरदस्त मुद्दा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर पूरे कंसेप्ट में कोई आता है तो ये आता है। ठीक है, फिर आते हैं आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट कम्स डायरेक्ट या तो ट्रेसेबल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट या तो नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। उसके बाद आते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट और संक कॉस्ट। देन कम्स हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। नेक्स्ट इज प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट, एंड लास्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ऐसे 7 डिफरेंट कंसेप्ट हम देखने वाले हैं कॉस्ट के, जिसमें से मैं फर्स्ट कंसेप्ट से अभी शुरुआत कर रहा हूं, दैट इज अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, अच्छा कॉस्ट है ना बॉस, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो तुम सीखते हो ना, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंट, उसमें भी कॉस्ट ये शब्द का यूज होता है, और इकोनॉमिक्स में भी कॉस्ट का ये वर्ड यूज होता है।
पर दोनों में कॉस्ट के जो मायने हैं, कॉस्ट की जो डेफिनेशन है, कॉस्ट का जो अंडरस्टैंडिंग है वो अलग है. बोथ ऑफ देम कंसिडर कॉस्ट इन अ डिफरेंट वे. अब क्या डिफरेंस है दोनों में वो भी अपन समझते हैं. देखो, लेट अस टेक एन एग्जांपल. ठीक है, मैं पूरा ये अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट तुमको एक एग्जांपल के बेसिस पे समझाने का कोशिश कर रहा हूँ. लेट अस से मोहन रन्स अ रेस्टोरेंट. ऐसा कोई रेस्टोरेंट चलाता है मोहन. ठीक है, he has hired a place and pays monthly rent for the same. उसने कोई जगह किराए पे ली है और हर महीने वो किराया चुकाता है. He has hired staff for taking care of several functions and pays them salaries. ठीक है, ऑब्वियसली रेस्टोरेंट चलाना है तो स्टाफ तो चाहिए ना, तो उसने ऐसे अलग अलग लोग अपॉइंट किए स्टाफ में, एंड ही इज पेइंग देम मंथली सैलरीज. He also pays the bills for material, electricity, transportation. ये सारे खर्चे भी वो चुकाता है ना. उसका बिजनेस है तो ये सारे खर्चे उसको चुकाने पड़ेंगे. जो रेस्टोरेंट के लिए कोई मटेरियल खरीदा गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, ट्रांसपोर्टेशन का जो पेमेंट उसको करना रहेगा, वो सब उसको चुकाना पड़ेगा. ठीक है, whatever he earns over and above this is his profit. इसके ऊपर जो भी वो कमाता है वो उसका प्रॉफिट कहा जाएगा. Now these costs actually paid by him for using the factors of production not owned by him for his business are known as accounting cost या तो explicit cost. देखो प्लीज इसको अच्छे से समझो. मोहन ने जो कुछ भी पेमेंट्स किए, चाहे वो सैलरी चुकाई हो, चाहे वो रेंट चुकाया हो, चाहे उसने वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया हो, चाहे मटेरियल जो खरीदा गया उसका बिल उसने पे किया है, whatever payments he has made, उसने वो पेमेंट इसीलिए किया क्योंकि वो फैक्टर्स जो वो बिजनेस में यूज कर रहा था वो उसके अपने नहीं थे. अपने खुद के फैक्टर्स होते तो उसको थोड़ा कुछ पे करना पड़ता है यार. इसे थोड़ा लॉजिकली समझो ना बाबा. अगर मैं अपनी जगह पे काम स्टार्ट कर रहा हूँ, अपनी जगह पे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आई डू नॉट हैव टू पे रेंट. द फैक्ट दैट आई एम पेइंग रेंट मीन्स के मैंने किसी और के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अपने बिजनेस में यूज किया है. ठीक है, सो these costs which are paid by him for using the factors of production not owned by him, उसकी मालिकी के नहीं है, ऐसे फैक्टर्स अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए उसको जो पेमेंट करना पड़ा, that my dear people is known as accounting cost, या तो इसको explicit cost भी कहते हैं. ठीक है, बट अब सोचने का मुद्दा ये है कि मोहन खुश हो रहा है ये सोच के कि यार मैंने तो भाई इतने 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 खर्चे किए और उसके सामने मेरा इतना सेल्स हुआ और मेरे को इतना प्रॉफिट मिला. वेरी गुड, चलो प्रॉफिट हुआ तो अच्छी बात है. बट व्हाट अबाउट द टाइम दैट ही हैज इन्वेस्टेड इन मैनेजिंग हिज रेस्टोरेंट. उसने जो समय इन्वेस्ट किया, समय लगाया, उसने जो अपना टाइम दिया है बिजनेस को मैनेज करने में, रेस्टोरेंट को मैनेज करने में, अगर उसी टाइम में वो कहीं और जॉब कर लेता, उतने ही टाइम पीरियड में वो कहीं पे जॉब कर लेता, उसको तो कुछ पगार तो मिलता ना भाई. ठीक है, what about the time that he has invested in managing his restaurant? He could have worked somewhere else and earned some money during that time. उसने कहीं और काम करके कुछ सैलरी कमाई होती अगर वो समय उसने अपने बिजनेस के लिए ना देके कहीं और इन्वेस्ट किया होता तो. He invested money in his restaurant. उसने अपने पैसे भी तो लगाए होंगे, खाली टाइम थोड़ा इन्वेस्ट किया है. He would have also invested some money in his business. अच्छा, अगर वो पैसा अपने बिजनेस में लगाने की बजाय उसने कहीं और लगा दिया होता तो उसमें से भी तो उसको कुछ रिटर्न मिल जाता ना यार. ठीक है, he could have invested it and earned some positive returns from it. The sacrifices made by him are also considered as a cost in economics. उसने जो ये sacrifice किए हैं ना भाई, उसने अपना समय कुर्बान किया ताकि वो अपने बिजनेस में टाइम लगा सके. उसने अपना पैसा कुर्बान किया कि वो कहीं और इन्वेस्ट नहीं करेगा, उसको वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा. भले कहीं और इन्वेस्ट करके उसमें से कुछ रिटर्न मिल सकता था, पर ही sacrificed it. He left it so that he can invest his money in his business. वो कहीं जॉब कर सकता था, उसको सैलरी मिल सकती थी, पर उसने वो सैक्रिफाइस किया ताकि उसके बिजनेस में वो समय लगा पाए. ठीक है,
इकोनॉमिक्स है ना, इन सैक्रिफाइसेस को भी कॉस्ट मानता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स कहता है कि ये जो सैक्रिफाइस किया गया है, जो समय उसने सैक्रिफाइस किया है, जो जो कमाई वो उस टाइम में कर सकता था वो उसने सैक्रिफाइस की है, जो रिटर्न वो अर्न कर सकता था उसके पैसे कहीं और इन्वेस्ट करके वो उसने सैक्रिफाइस किया है। ये सैक्रिफाइस भी इकोनॉमिक्स की दृष्टि से देखने जाएंगे तो एक खर्चा है, और इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर कोई ऐसा बोलेगा ना हमको, तो मतलब समझने का कि ऐसा कॉस्ट कि जो हम किसी को पे नहीं कर रहे हैं, ना ही करने वाले हैं, ना ही कर चुके हैं, वो खर्चा जो ना पे किया है ना पे होगा, बराबर, बट इसको हम कंसिडर करते हैं क्योंकि ये हमने कुछ कुर्बान किया है, उसके कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट एन एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ मनी। आपको मनी किसी को पे नहीं करना है, पर आप ये सोच रहे हो कि पे नहीं किया तो क्या हुआ, पैसा जो आ सकता था जेब में वो भी तो नहीं आ रहा अभी। ठीक है, ऐसा सोचो कि अगर मैं कहीं जॉब कर रहा था, ठीक है, वो जॉब क्विट करके मैं यहाँ पे पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया, अभी पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैं ऐसा सोच रहा है कि हाँ चलना भाई, अभी मेरे को क्या है, मैं थोड़ा अपना टाइम लगा रहा है, दैट्स इट। पर मेरे को ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि मैं यहाँ पे टाइम नहीं लगाता तो मैं कहीं और टाइम लगाता, मैं कहीं जगह किसी जगह जॉब कर रहा होता, वो जॉब कर रहा होता उसमें से मेरे को कुछ सैलरी मिलती, वो सैलरी मैंने कुर्बान की ताकि मैं यहाँ पे लेक्चर्स ले सकूं। तो जब मैं ये लेक्चर्स ले रहा हूँ, जब मैं क्लासेस चला रहा हूँ, तो मेरे को ये भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई साहब मैंने कुछ और सैक्रिफाइस किया है इसमें, भले मेरी जेब से मैंने कुछ पे नहीं किया, पर मेरी जेब में जो कुछ आ सकता था वो मैंने कुर्बान भी तो किया है। लॉजिक बैठ रहा है दिमाग में, इसको क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इकोनॉमिक्स में कॉस्ट माना जाता है, अकाउंट्स में इसको कॉस्ट नहीं मानते हैं। अकाउंट सिर्फ वही खर्चों को देखता है कि जो आप या तो पे कर चुके हो या तो पे करने वाले हो, ऐसे खर्चों को उसमें देखा जाता है। पर ये इकोनॉमिक कॉस्ट तो देखो मैंने क्या बोला, ये ना तो पे किया है ना तो पे करने वाले हो, ये तो तुमने कुछ जो सैक्रिफाइस किया है उसका तुम एक कॉस्ट यहाँ पे अज्यूम कर रहे हो कि हाँ भाई हमने जो छोड़ा है वो भी तो एक खर्च है ना हमारा। ऐसा सीधे सीधे देखो, मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ तुमको। मान लो मैं कहीं जॉब कर रहा था, ठीक है, अब वो जॉब मैंने छोड़ दी, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो मेरे को फर्स्ट ईयर में मेरा सेल्स में से सारा खर्चा वर्चा माइनस करके मैंने देखा कि मेरे को 4 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मैं ऐसा खुशी से झूम उठा एकदम, मैं इतना खुश हो गया, मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि यार मेरे को 4 लाख का प्रॉफिट हुआ पहले ही साल में। और मेरा फ्रेंड मेरे को बोल रहा है जबरदस्त बे, अच्छा काम किया। पर तू इससे पहले जॉब करता था राइट? मैंने बोला हाँ यार जॉब करता था, पर अभी अपना खुद का बिजनेस सेट किया अपन ने। बोलते जॉब में तेरे को कितना सैलरी मिलता था? मैं बोला साल का 5 लाख। बोला येड़े तू घन चक्कर है। मैं बोला क्यों? मेरे को तो प्रॉफिट हुआ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, घन चक्कर क्यों बोल रहा है तू मेरे को? बोले तेरे को प्रॉफिट कहाँ हुआ येड़े, ये 4 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए तूने 5 लाख का नौकरी भी तो छोड़ा है। हाँ ऐसा विचार किया ना तो मेरे को समझ में आया कि बॉस, वट एवर आई हैव अर्नड वो कमाने के लिए मैंने कुछ सैक्रिफाइस भी किया है, तो जो सैक्रिफाइस किया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, तो 4 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए अगर मैंने 5 लाख सैक्रिफाइस किया है, तो अकाउंटिंग बुद्धि से सोचने जाएंगे तो ये प्रॉफिट है, चलो 4 लाख का प्रॉफिट अकाउंट्स दिखा रहा है कि हाँ तुमने सेल्स लिखा, तुमने खर्चे वर्चे माइनस किया उसमें से और तुमको 4 लाख का प्रॉफिट मिला, अकाउंट्स दिखा रहा है प्रॉफिट। पर इकोनॉमिक्स कहता है पागल तेरे को प्रॉफिट हुआ ही नहीं अभी। क्यों, कहाँ गया मेरा प्रॉफिट? 4 लाख तो था ना। पर भाई 4 लाख है, अकाउंटिंग बुद्धि से है, पर रियलिटी में सोचने जा तो तूने नुकसान किया है, तूने घाटे का सौदा किया है, क्योंकि 5 लाख कमाई छोड़ के तू 4 लाख की कमाई ले रहा है। तो एक्चुअली इकोनॉमिक बुद्धि से सोचने जाए ना तो 1 लाख का लॉस किया है, 4 लाख का प्रॉफिट नहीं। ये 4 लाख का प्रॉफिट फटाक से 1 लाख के लॉस में कैसे कन्वर्ट हो गया? क्योंकि उस 4 लाख के प्रॉफिट में से मैंने 5 लाख माइनस किए, वो 5 लाख जो माइनस किए ना वो इकोनॉमिक्स की नजरों में कॉस्ट है। कौन सा कॉस्ट है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। खोपड़ी में घुस रहा है कुछ तुम्हारे? ठीक है,
ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट है, सीए फाइनल तक आएगा ये तो भाई। सो इन इकोनॉमिक्स, एक मिनट में पूरा ओपन कर देता हूं। In economics, a business can earn profits only after it has recovered its accounting cost as well as implicit cost. So इकोनॉमिक्स की नजरों में हम प्रॉफिट कमा रहे, ऐसा कब बोल सकते हैं? जब ना सिर्फ हमने हमारे अकाउंटिंग कॉस्ट रिकवर कर लिए हैं, बट साथ साथ में हमारे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थे, जो हमने सैक्रिफाइसेस किए थे, वो भी अगर रिकवर हो जाए ना, तो इकोनॉमिक्स कहता है कि तुमने प्रॉफिट किया है। बाकी इकोनॉमिक्स की नजरों में तो इसको प्रॉफिट कहना ही नहीं चाहिए। जब तक तुम्हारे सैक्रिफाइसेस जो तुमने किए हैं उसको तुम रिकवर नहीं कर पा रहे हो, तब तक प्रॉफिट ही कहाँ किए हो दोस्त। कुछ घाटा करके तो यहाँ पे आए हो, जब तक वो घाटा किया उतना प्रॉफिट यहाँ से नहीं कमा लेते हो, तब तक तो कहाँ प्रॉफिट कमाए हो। ठीक है, वो 5 लाख का सैक्रिफाइस करके 4 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट कहाँ कमाया। ठीक है, पर ये इकोनॉमिक्स बुद्धि है, हाँ, ये अकाउंटिंग बुद्धि ऐसा नहीं सोचेगा। ठीक है, अच्छा देखो, अभी इसको धीरे धीरे बिल्ड करेंगे अपन। इसमें डुबकी मार रहे हैं जोरदार वाला, तुम ऐसा घबराने का नहीं, साथ में रहना, खाली सोना नहीं बस। अच्छा आगे देखो, अकाउंटिंग कॉस्ट। अब उसको एग्जाम्पल तो बैठा दिया दिमाग में है ना, अब थोड़ा उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं अपन। देखो, अकाउंटिंग कॉस्ट रिलेट टू दोज कॉस्ट which involve cash payments by the entrepreneur of the firm for the factors of production not owned by him. उसके अपने द्वारा ओन किए गए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, ऐसे फैक्टर्स के लिए वो जो पेमेंट कर रहा है, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग कॉस्ट। अब किसी और के फैक्टर्स बिजनेस में यूज करोगे तो पेमेंट तो करना पड़ेगा ना भाई। चाचा के लड़के थोड़े हैं कि ऐसे ही फ्री में दे देंगे तुमको फैक्टर्स, जाओ ले जाओ। ठीक है, they are expenses already incurred by the firm. Accountants record these in the financial statements of the firm. Accountants, तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग जो अकाउंटेंट्स होंगे ना भाई, वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं इनको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट को। ठीक है, however the money that the entrepreneur could have earned, that he could have earned, जो वो कमा सकता था by working somewhere during the time devoted by him in managing the business, is not included in accounting cost. वो जो कमा सकता था अपना समय जो उसने बिजनेस में लगाया, वो समय वो कहीं और काम करता तो उसमें से कुछ वो कमाई कर सकता था, पर वो जो कमाई उसने सैक्रिफाइस किया वो अकाउंटिंग कॉस्ट में नहीं इंक्लूड होता है। ठीक है, वॉट एवर ही कुड हैव अर्नड, जो वो कमा सकता था पर नहीं कमा पाया क्योंकि वो अपना टाइम बिजनेस पे लगा रहा है, वो अकाउंटिंग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। उसी तरह द नॉर्मल रिटर्न दैट ही कुड हैव अर्नड बाय इन्वेस्टिंग द मनी एल्सवेयर इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन इट। वो नॉर्मल रिटर्न जो वो कमा सकता था अपने पैसों को बिजनेस में लगाने के बजाय कहीं और लगा देता तो कुछ तो मिल जाता भाई, और कुछ नहीं ना सही चलो फिक्स डिपॉजिट में डाल देता पैसा तो भी 6-7%, 8% मिल जाता भाई। ठीक है, वो जो नॉर्मल रिटर्न है उसका उतना तो वो एक्सपेक्ट करेगा ना बिजनेस से, नहीं तो कोई क्या सोचेगा कि यार बिजनेस करके अगर मेरे को फॉर एग्जांपल मेरे इन्वेस्टमेंट में से 5% का प्रॉफिट मिल रहा है, मैंने जो पैसा बिजनेस में लगाया उसमें से मेरे को 5% ऑन इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं क्यों करूं ये बिजनेस? इससे तो अच्छा है कि मैं 8% का एफडी ही करवा लूं, 8% का एफडी ही करवा लूं ना, इससे तो अच्छा है। वो ऐसा सोच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर कर रहा है। ठीक है, देखो, दस अकाउंटिंग कॉस्ट डू नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता है अकाउंटिंग कॉस्ट? इट डज नॉट इंक्लूड द अज्यूम्ड कॉस्ट। अज्यूम्ड कॉस्ट को इम्प्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, द अज्यूम्ड कॉस्ट या तो इम्प्लिसिट कॉस्ट
of the factors used in the business that are owned by the entrepreneur himself. वो बिजनेसमैन का जो खुद का मालिकी का फैक्टर्स है, वही फैक्टर्स उसने अपने बिजनेस में यूज कर लिए। अब उसने अपना समय बिजनेस में लगाया तो ये उसका अपना फैक्टर है, ठीक है। फिर उसी तरह उसने अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ये उसका अपना फैक्टर है। अच्छा, मान लो किसी बिजनेसमैन ने अपनी ही जमीन पे बिजनेस स्टार्ट किया, उसी के पास एक दुकान पड़ी थी, उसी में उसने स्टार्ट कर दिया, तो अपनी ही दुकान में बिजनेस स्टार्ट किया, ये भी उसका भी अज्यूम्ड कॉस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई एक्चुअल कॉस्ट तो होगा नहीं, ठीक है। अकाउंटिंग कॉस्ट ऐसे सारे अज्यूम्ड कॉस्ट या तो जिसको हम कहेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट को कवर नहीं करता है। दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक कॉस्ट। ये सारे अज्यूम्ड कॉस्ट जो अपने खुद के फैक्टर्स के इस्तेमाल के लिए हम सोचते हैं कि यार हमने अपना फैक्टर बिजनेस में लगाया, तो उसका भी तो कुछ कॉस्ट गिनेंगे ना। वो जो कॉस्ट तुम गिन रहे हो एक्चुअली पे नहीं करोगे, सिर्फ गिनोगे, काउंट करोगे, अज्यूम करोगे, ठीक है। वो क्या है? वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, जो इकोनॉमिक कॉस्ट का हिस्सा माना जाता है अकाउंटिंग कॉस्ट का नहीं। बराबर। अच्छा, सो इकोनॉमिक्स ये कहता है कि जब भी आपको बिजनेस के बारे में डिसीजन लेना है तो आप सिर्फ अकाउंटिंग कॉस्ट के बारे में सोच के मत लो। जैसे मैंने कोई बिजनेस किया, अभी बिजनेस में फॉर एग्जांपल मेरे को जो एक्चुअल खर्चे पे करने पड़ रहे हैं साल भर के दौरान वो 6 लाख रुपए हैं, और मेरा प्रॉफिट लेटर से 9 लाख रुपए है, सॉरी सेल्स 9 लाख रुपए है। कॉस्ट कितना है एक्चुअल वाला जो मैंने पे किया? 6 लाख रुपीज का है, ठीक है, 6 लाख रुपीज का कॉस्ट है। और जो सेल्स कर रहा हूं मैं साल भर में वो कितना है? 9 लाख रुपीज का है। 9 लाख का सेल्स और 6 लाख का कॉस्ट, प्रॉफिट कितना हुआ? 3 लाख। अभी इतना जल्दी खुशियां मत मनाओ। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस करने के लिए तुम्हारे पास जो एक शॉप अपनी थी वो तुमने इस बिजनेस में इस्तेमाल कर दी। अगर वो शॉप तुम यहाँ बिजनेस में नहीं लगाते तो तुम उसको किराए पे दे सकते थे, और लेटेस्ट से मैं बोलूँ तुमको कि किराया मिल जाता महीने का 20,000 रुपए। वो महीने का 20,000 रुपए का रेंट को कुर्बान करके तुमने वो जगह अपने बिजनेस में लगाई। गुरु 3 लाख का प्रॉफिट कह रहे हो ना, तुम्हारा 2,40,000 का तो खाली कुर्बानी है रेंट का। सोचोगे ना कि ऐसा नहीं सोचोगे? तुम 3 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हो मगर 2,40,000 तो तुमने रेंट ही कुर्बान किया है। अच्छा, अपना टाइम जो लगाया बिजनेस में सो अलग। अगर कहीं और नौकरी कर लेते तो महीने का 20-25 हजार मिल जाता है। चलो 20,000 पकड़ के चलते, 20,000 कहीं और से मिल जाता तुमको नौकरी करके, तो वो 20,000 इंटू 12 मतलब साल भर का फिर से 2,40,000 कुर्बान किया है ना। 2,40,000 कुर्बान किया रेंट का, 2,40,000 सैक्रिफाइस किया अपना टाइम कहीं और डिवोट ना करके जो कमा सकते थे उसका सैक्रिफाइस। 2,40,000 प्लस 2,40,000 4,80,000 का तो सैक्रिफाइस है। सामने कमा कितना रहे हो? प्रॉफिट 3 लाख का। पागल हो क्या जो बिजनेस कर रहे हो? बंद करो बिजनेस, दुकान चढ़ा दो रेंट पे और तुम लग जाओ नौकरी पे, तो ज्यादा कमा लोगे, ठीक है। अब वो जो सैक्रिफाइस किया हुआ है ना 2,40,000 रेंट का और बाकी का 2,40,000 जो सैलरी का जो तुम कमा सकते थे, वो इकोनॉमिक कॉस्ट का हिस्सा बनता है, वो अकाउंटिंग कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खर्चा बिलोंग करता है अपने खुद के फैक्टर्स को बिजनेस में इस्तेमाल करने के, ठीक है। इट डज नॉट बिलोंग टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर ओन्ड बाय अदर्स, इट बिलोंग्स टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय द बिजनेसमैन हिमसेल्फ। दूसरों के फैक्टर्स का पेमेंट कर दिया वो तो अकाउंटिंग कॉस्ट में आ गया। अपने ही फैक्टर्स का जो कॉस्ट अज्यूम कर रहे हो वो अकाउंटिंग कॉस्ट शामिल नहीं करेगा, वो इकोनॉमिक कॉस्ट में आएगा, ठीक है। Thus, economic costs are accounting cost plus implicit cost. Implicit cost क्या था? वो assumed cost of using own factors of production in the business. Implicit cost are known as, ये उसके अलग अलग नाम है, ध्यान रखना। Assumed cost, imputed cost, notional cost, opportunity cost of self-owned factors in the business, या तो normal profit that the entrepreneur expects from the business.
इसको मैं नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन भी तो कह सकता हूँ ना, क्योंकि जो 4,80,000 मैंने सैक्रिफाइस किए हैं, कम से कम उतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ना अपने बिजनेस में से यार, है। अगर वो 4,80,000 भी मेरे को नहीं मिले जो मैंने सैक्रिफाइस किया है ये बिजनेस करने के लिए, तो क्यों करूं बिजनेस? मेरे लिए ये बिजनेस एक्सेप्टेबल तब होगा व्हेन आई अर्न अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 4,80,000 फ्रॉम माय बिजनेस। वो 4,80,000 का मिनिमम प्रॉफिट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट माय नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, व्हिच इज इक्वल्स टू व्हाट, द सैक्रिफाइसेस दैट आई हैव मेड, द सैक्रिफाइसेस दैट आई हैव मेड फॉर यूजिंग माय ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन माय ओन बिजनेस। ये तुम्हारा सूक्ष्म दिमाग में ये जा रहा है क्या? अपने ही फैक्टर्स अपने ही बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए जो भी हमको फायदा मिल सकता था वो फैक्टर्स में से वो हमने सैक्रिफाइस किया। वो जो सैक्रिफाइस किया वो बना तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट या नोशनल कॉस्ट या इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ यूजिंग ओन फैक्टर्स इन द बिजनेस, which is also your normal profit expectation from the business। ठीक है, इस इम्प्यूटेड कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट या नोशनल कॉस्ट को या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को या नॉर्मल प्रॉफिट को इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड करता है, अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं करता है। तो आप यूं कह सकते हैं कि इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? इट इज इक्वल्स टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट तो अकाउंटिंग वाला हो गया, वो तो आएगा ही आएगा इकोनॉमिक्स में, है ना, और इम्प्लिसिट आया सो अलग। ठीक है, अच्छा, अब इसी डिस्कशन के आधार पे अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। खोपड़ी में बैठा ना दोस्त, सुपर इंपॉर्टेंट है। सम्स पूछे जा सकते हैं इस पे से, हाँ ध्यान रखना, जरा भी बेध्यान नहीं होना है यहाँ पे। अगर अभी केयरलेस हो गए तो ये कंसेप्ट फिर छूट जाएगा भाई। देखो, अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा दो चीज हम आपको समझाने जा रहे हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, देखो, इफ रेवेन्यू इज लेस देन अकाउंटिंग कॉस्ट, रेवेन्यू इज लेस देन अकाउंटिंग कॉस्ट, मतलब तुम जो सेल्स कर रहे हो उसमें से तुम्हारी अकाउंटिंग कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रही है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे अकाउंटिंग टर्म्स में लॉस हुआ है ऐसा। ठीक है, अच्छा, मान लो रेवेन्यू तुम्हारा जो भी है, सेल्स जो भी है, इट इज इक्वल्स टू अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट जितना है उतना ही रेवेन्यू है। 10 लाख का अकाउंटिंग कॉस्ट है और 10 ही लाख का तुम्हारा रेवेन्यू भी है। तो भाई अकाउंटिंग बुद्धि से सोचने जाओ तो ना तुमने कुछ प्रॉफिट कमाया ना तुमने कुछ लॉस किया। नो अकाउंटिंग प्रॉफिट और नो अकाउंटिंग लॉस। ठीक है, और कहीं तो जो अगर रेवेन्यू तुम्हारा अकाउंटिंग कॉस्ट से बढ़ गया तो मौजा ही मौजा अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो ये क्या है? ये तुम्हारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स है, जो तुम इस्तेमाल करते आए हो जब से सीखे हो प्रॉफिट के बारे में, तब से यही यूज कर रहे हो। ठीक है, अब इकोनॉमिक बुद्धि क्या कहती है वो सोचो। ये कहता है कि गुरु, अगर रेवेन्यू इज लेस देन इकोनॉमिक कॉस्ट, जो रेवेन्यू तुमने कमाया उसमें से तुम्हारी इकोनॉमिक कॉस्ट रिकवर नहीं हुई। इकोनॉमिक कॉस्ट से मेरा मतलब याद रखना आप लोग, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? इट इज नथिंग बट द अकाउंटिंग कॉस्ट दैट यू एक्चुअली पेड प्लस द इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ यूजिंग ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द बिजनेस। ठीक है, अगर आप ये रिकवर नहीं कर पा रहे हो तो आपने इकोनॉमिक बुद्धि से अभी प्रॉफिट कमाया ही नहीं है। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये लॉस है भाई, है ना। जैसे वो फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिया था कि 4 लाख का प्रॉफिट कमाया मगर 5 लाख की नौकरी छोड़ी, तो 1 लाख कहाँ है? लॉस है ना। वो लॉस तुम्हारा ये इकोनॉमिक लॉस है। ठीक है, अगर रेवेन्यू इज इक्वल्स टू इकोनॉमिक कॉस्ट, रेवेन्यू इज इक्वल्स टू इकोनॉमिक कॉस्ट, मतलब इकोनॉमिक बुद्धि से तुमने अभी कोई प्रॉफिट नहीं कमाया है मगर कोई लॉस भी नहीं किया है, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, ना इकोनॉमिक प्रॉफिट ना इकोनॉमिक लॉस। बट लुक एट द ब्यूटी ऑफ इट, इकोनॉमिक बुद्धि से भले तुमने प्रॉफिट नहीं किया होगा बट अकाउंटिंग बुद्धि से जरूर तुम प्रॉफिट कर चुके हो, अगर सिचुएशन ये है तो।
सेकेंड वाली सिचुएशन में इकोनॉमिक बुद्धि से भले प्रॉफिट नहीं किया है तुमने, पर अकाउंटिंग बुद्धि से तुम्हारा प्रॉफिट हो चुका है। कौन सा प्रॉफिट हो चुका है? नॉर्मल प्रॉफिट हो चुका है। काहे? अगर मैं कहता हूं कि मेरा इकोनॉमिक कॉस्ट, क्या बोला मैंने? इकोनॉमिक कॉस्ट इज फॉर एग्जाम्पल 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपए का मेरा इकोनॉमिक कॉस्ट है। अच्छा मेरे को बताओ, इकोनॉमिक कॉस्ट है, इसका मतलब इसमें अकाउंटिंग कॉस्ट मिल चुका है? यस, ओके। इकोनॉमिक कॉस्ट है, इसका मतलब ना सिर्फ अकाउंटिंग कॉस्ट, पर मेरा जो नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन होगा, वो जो मैंने सैक्रिफाइस किया है उसके टर्म्स में, है ना, कि मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं यार बिजनेस में, वो भी इकोनॉमिक कॉस्ट का हिस्सा बन चुका है। ठीक है, तो अब अगर मैं कह रहा हूं कि यार मेरा सेल्स 8 लाख हो गया, 8 लाख का सेल्स हो गया, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ना सिर्फ अपना अकाउंटिंग कॉस्ट, मगर मेरा जो नॉर्मल प्रॉफिट था वो भी अर्न कर लिया है। इकोनॉमिक्स बुद्धि से अभी तक हमने प्रॉफिट नहीं किया है, क्योंकि जो गंवाया है वो यहाँ पे प्राप्त किया है, जो सैक्रिफाइस हुआ है वही यहाँ पे गेन हुआ है। सो इकोनॉमिक बुद्धि से अभी प्रॉफिट नहीं हुआ, पर हाँ अकाउंटिंग बुद्धि से ये प्रॉफिट हो गया होगा, क्योंकि तुमने नॉर्मल प्रॉफिट तो कमा ही लिया होगा। ठीक है, टू टेक अ सिंपल एग्जांपल फॉर दैट, लेट्स से कि तुम्हारा अकाउंटिंग प्रॉफिट, सॉरी अकाउंटिंग कॉस्ट, बहुत भयंकर हैंडराइटिंग है सॉरी, पर इसमें ऐसा ही लिखा जाता है। अकाउंटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू लेट अस से 6 लाख रुपीज, ठीक है, प्लस नॉर्मल प्रॉफिट इज 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट है। उस हिसाब से सोचने जाएं तो मेरा टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट कितना हो गया? 8 लाख हो गया। अब अगर मैं कह रहा हूं कि भाई मेरा रेवेन्यू इज इक्वल टू इकोनॉमिक कॉस्ट, तो रेवेन्यू में से ये 6 लाख जो मेरे अकाउंटिंग कॉस्ट के थे वो तो मैंने निकाल ही लिए हैं, साथ साथ में 2 लाख भी मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ चुका है। तो इफ रेवेन्यू इज इक्वल टू इकोनॉमिक कॉस्ट, इसीलिए उसको कहा जाता है, या तो तुम ये बोलो कि ये जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट है, या तो तुम ये बोलो कि ये नॉर्मल प्रॉफिट है, मतलब शेम टू शेम। समझ आया क्या तुमको? ठीक है, अच्छा। कोई बोलेगा बॉस अगर रेवेन्यू इक्वल्स टू इकोनॉमिक कॉस्ट में ही प्रॉफिट आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, तो व्हाट विल हैपन व्हेन रेवेन्यू इज ग्रेटर देन इकोनॉमिक कॉस्ट? बॉस अगर रेवेन्यू इकोनॉमिक कॉस्ट से भी बढ़ गया तो तुमने नॉर्मल प्रॉफिट तो निकाल ही लिया है, उसके अलावा भी तुम्हारा प्रॉफिट हुआ है, विच इज कॉल्ड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ऑल्सो समटाइम्स नोन एज एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोला? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या तो एबनॉर्मल प्रॉफिट भी उसको कहते हैं, और ये सही मायने में इकोनॉमिक प्रॉफिट है। इकोनॉमिक्स इसी को प्रॉफिट मानता है। इकोनॉमिक्स कहता है कि अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हुआ मतलब तुमको प्रॉफिट ही कहां हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट इज नॉट प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इज रिकवरिंग वॉट एवर यूर सैक्रिफाइस। उसको प्रॉफिट थोड़ा बोलते हैं। प्रॉफिट तो तब हो जब तो तुमने सैक्रिफाइस किया था उससे भी ज्यादा तुमको मिला। ठीक है, सो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या तो इकोनॉमिक प्रॉफिट अराइज होता है व्हेन रेवेन्यू इज ग्रेटर देन इकोनॉमिक कॉस्ट। बराबर। अब ये चंद पंक्तियां आपके सामने पेश कर रहा हूं मैं, ध्यान से पढ़ना है इसको। नोट, accounting cost does not include any profit, and thus if revenue is equals to accounting cost, the entrepreneur does not earn any profit। अगर तुम्हारा रेवेन्यू अकाउंटिंग कॉस्ट जितना ही है तो अभी तक तुमने कुछ प्रॉफिट कमाया ही नहीं है। However, the normal expected profit of entrepreneur is इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक कॉस्ट। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था ना, जो नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन है, वो इकोनॉमिक कॉस्ट में मिला हुआ है। एंड thus if revenue is equals to economic cost, it will result in normal profit for the entrepreneur। ठीक है, इकोनॉमिक कॉस्ट और रेवेन्यू अगर इक्वल भी हो गए तो भी नॉर्मल प्रॉफिट तो आपने निकाल ही लिया है। मतलब चलो कुछ फायदा नहीं हुआ है तो कुछ नुकसान भी नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर बैठ रहा है दिमाग में ये सबको?
ओके अच्छा देखो, अब मैं कुछ लाइंस कहता हूँ तुमको, कुछ सेंटेंसेस बता रहा हूँ, सोचना इन पे, लिखे हुए नहीं है ये, मैं सिर्फ बोलूंगा, ठीक है? आप सोचना इन पे और मालूम करना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं। आप चाहो तो हर एक स्टेटमेंट के बाद पॉज करके एक बार सोच लेना कि हाँ मैंने जो कहा वो सही है या नहीं। अच्छा, ये पॉसिबल है कि एक बिजनेसमैन को अकाउंटिंग लॉस हुआ है, अकाउंटिंग लॉस हुआ है और इकोनॉमिक भी लॉस ही हुआ है। अगर अकाउंटिंग लॉस है तो इकोनॉमिक लॉस ही होगा, पक्का। इफ देयर इज एन अकाउंटिंग लॉस देयर हैज टू बी एन इकोनॉमिक लॉस। अकाउंटिंग कॉस्ट ही रिकवर नहीं हुआ है तो इकोनॉमिक कॉस्ट तो बहुत दूर की बात है भाई, ठीक है? तो अकाउंटिंग में लॉस है तो इकोनॉमिक में लॉस होना कंपलसरी है। बट अकाउंटिंग में प्रॉफिट है तो इकोनॉमिक में प्रॉफिट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इफ द बिजनेसमैन incurs accounting loss, he definitely has incurred economic loss. But if the businessman has earned accounting profit, it does not necessarily mean that he has also earned economic profit. मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट होने के बाद भी इकोनॉमिक लॉस होना पॉसिबल है, ठीक है? अकाउंटिंग प्रॉफिट के साथ भी इकोनॉमिक लॉस होना पॉसिबल है, ठीक है? अच्छा, अगर बिजनेसमैन को इकोनॉमिक प्रॉफिट हुआ है, अगर बिजनेसमैन को इकोनॉमिक प्रॉफिट हुआ है तो गारंटी अकाउंटिंग प्रॉफिट ही होगा। अगर बिजनेसमैन को इकोनॉमिक प्रॉफिट हुआ है तो गारंटी कि उसको अकाउंटिंग प्रॉफिट ही होगा। बट अगर बिजनेसमैन को इकोनॉमिक लॉस हुआ है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसको अकाउंटिंग लॉस भी हुआ ही हो सकता है अकाउंटिंग में प्रॉफिट और इकोनॉमिक में लॉस, ठीक है? आप अनुमान लगा सकते हैं कैसे कैसे ट्विस्टेड क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं बॉस। अगर सोचे समझे बगैर जवाब टिक कर दिया तो बड़ा पछताओगे, ठीक है? सो प्लीज मेक श्योर कि इनको अच्छे से समझो। ये चार स्टेटमेंट जो मैंने अभी बोले मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको। स्टेटमेंट 1, इफ द बिजनेसमैन हैज इनकर्ड अकाउंटिंग लॉस, he definitely has incurred economic loss. Statement 2, if the businessman has earned accounting profit, it is not necessary that he has also earned economic profit. Okay? Statement number 3, if the businessman has incurred economic loss, then definitely he also has incurred accounting loss. Sorry, if the businessman has तीसरा statement ना फिर से, if the businessman has earned economic profit, he definitely has earned accounting profit. Economic में profit हुआ है तो accounting में हो ही गया होगा. And number 4, if the businessman has incurred economic loss, it is not necessary that he also has incurred accounting loss. ठीक है? इसको मैं ऐसे भी प्रेजेंट कर सकता हूं। मैं एक ही चीज देखो अलग अलग तरीके से बोल रहा हूं ताकि तुम्हारा खोपड़ी खुले। हाँ भाई, तुम चाहो तो इसको नोट भी कर लेना कहीं पे। अकाउंटिंग लॉस and economic profit, can they exist together? Accounting loss and economic profit, can they exist together? Yes. Accounting profit and economic loss, accounting profit and economic loss, can they exist together? Accounting loss है, economic profit है, ऐसा हो सकता है? कोई बोला हाँ कि अकाउंटिंग में लॉस है और इकोनॉमिक में प्रॉफिट है, ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अकाउंटिंग में प्रॉफिट है, इकोनॉमिक में लॉस है, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ओके पीपल, तो अभी मैं कुछ स्टेटमेंट्स तुमको बोलने वाला हूं और तुमको ये मेरे को बताने का है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है? थोड़े कंफ्यूजिंग है, जानबूझ के ऐसे ही रखे हैं ताकि अभी कंफ्यूज हो जाओ तो एग्जाम में कंफ्यूज ना होना पड़े। ओके, अंडरस्टैंड? ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा तुम्हारा अगर ये स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखोगे तो। ओके, देखो, इफ बिजनेस अर्न्स अकाउंटिंग प्रॉफिट,
then it can incur economic loss. ये स्टेटमेंट क्या है, बोले ट्रू है या फॉल्स है? तो भाई देखो, अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट है तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस हो सकता है, इट इज पॉसिबल। अकाउंटिंग में प्रॉफिट है और इकोनॉमिक में लॉस है, इट इज पॉसिबल। सो दस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, कि किसी बिजनेस को अकाउंटिंग प्रॉफिट हो बट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस हो। अच्छा, दूसरा, इफ बिजनेस इनकर्स अकाउंटिंग लॉस देन इट कैन अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट। अगर बिजनेस को अकाउंटिंग लॉस हुआ है तो उसको इकोनॉमिक प्रॉफिट हो सकता है। बॉस ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप समझो अकाउंटिंग लॉस हुआ है, अकाउंटिंग लॉस हुआ है, इसका मतलब बिजनेस अपने अकाउंटिंग कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाया है ना। अभी तो अकाउंटिंग कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाया, तो भाई इकोनॉमिक कॉस्ट कहां से रिकवर करेगा? इकोनॉमिक कॉस्ट तो अकाउंटिंग कॉस्ट से ज्यादा ही होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक कॉस्ट आर एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो कुछ ऐड ही कर रहे हो तुम अकाउंटिंग कॉस्ट में, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में, तो इसलिए इकोनॉमिक जो होगा वो ज्यादा ही खर्चा होगा फ्रॉम एज कंपेयर टू अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो दिस इज फॉल्स। ये नहीं हो सकता है कि बिजनेस को अकाउंटिंग लॉस हो और इकोनॉमिक प्रॉफिट हो, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। अच्छा, बिजनेस में अकाउंटिंग लॉस है, ठीक है, तो क्या ये जरूरी है कि बिजनेस को ऑलवेज इकोनॉमिक लॉस ही होगा? वर्ड पे ध्यान देना, ऑलवेज। ठीक है, अगर अकाउंटिंग लॉस है बिजनेस को, तो क्या ये जरूरी है कि बिजनेस को इकोनॉमिक लॉस भी हो? देखो, ऊपर वाले स्टेटमेंट से इसको आराम से जोड़ सकते हो तुम। बिजनेस को अकाउंटिंग लॉस हो तो इकोनॉमिक प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता। अभी देखा ना, अकाउंटिंग लॉस और इकोनॉमिक प्रॉफिट आर नेवर पॉसिबल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अकाउंटिंग लॉस है तो इकोनॉमिक लॉस भी होगा ही। ठीक है, सो अगर बिजनेस को अकाउंटिंग लॉस है तो क्या हमेशा ऐसे सिचुएशन में उसको इकोनॉमिक लॉस भी होगा? ये जरूरी है? यस, जरूरी है। ना सिर्फ ये, द इकोनॉमिक लॉस विल बी हायर देन द अकाउंटिंग लॉस। ना सिर्फ ये गारंटी है कि बिजनेस को अकाउंटिंग लॉस हुआ है तो इकोनॉमिक लॉस हुआ ही होगा, मगर साथ में ये भी याद रखना कि इकोनॉमिक लॉस ज्यादा ही होगा एज कंपेयर टू अकाउंटिंग लॉस। ओके, और ये फोर्थ सिचुएशन देखो, अगर बिजनेस को अकाउंटिंग प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब कि उसको इकोनॉमिक प्रॉफिट भी हो ही रहा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई। ठीक है, अकाउंटिंग प्रॉफिट होना, ये इकोनॉमिक प्रॉफिट होने का कोई गारंटी नहीं है। फर्स्ट वाला पॉइंट से ये कनेक्ट हो जाएगा। देखो, फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या देखा था कि अकाउंटिंग प्रॉफिट है तो इकोनॉमिक लॉस इज पॉसिबल, है ना। तो यहाँ पे बस उसी के कनेक्शन में देखो, दूसरा स्टेटमेंट मैंने बनाया है, अलग तरीके से सोचा है उसको, कि अकाउंटिंग प्रॉफिट हो तो क्या ये जरूरी है कि बिजनेस को इकोनॉमिक प्रॉफिट भी हो? नहीं, नॉट नेसेसरी। ठीक है, बट चलो मान लेते हैं कि अकाउंटिंग प्रॉफिट है और इकोनॉमिक प्रॉफिट भी है। इफ दैट हैपेंस, पॉसिबल तो है ही, अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट दोनों साथ में एग्जिस्ट करना पॉसिबल है। ठीक है, अकाउंटिंग लॉस और इकोनॉमिक प्रॉफिट साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, पर अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट तो साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल। ठीक है, इट इज पॉसिबल। ये तो लॉस वाला है, मगर लॉस अगर पॉसिबल है, इकोनॉमिक लॉस, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट भी पॉसिबल है। अकाउंटिंग प्रॉफिट अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट आपको हो ही सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर अकाउंटिंग में भी प्रॉफिट है, इकोनॉमिक में भी प्रॉफिट है, तो ये याद रखना कि द accounting profit will be higher than the economic profit. अकाउंटिंग प्रॉफिट इकोनॉमिक प्रॉफिट से ज्यादा होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट अभी भी ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको एक बार अच्छे से सुनना, कंसेप्ट पूरा अच्छे से देखना, ये स्टेटमेंट्स को दोबारा देखना, और जरूरत पड़े तो हर एक स्टेटमेंट के बाद थोड़ा पॉज लेके देख लेना, सोच लेना कि जो मैंने बोला वो बराबर तुम्हारे खोपड़ी में उतरा है या नहीं उतरा है। ठीक है, बट ऐसे एमसीक्यूज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक में से, इसलिए मैंने कहा ये टॉपिक बहुत खूंखार है। ठीक है, अच्छा, अब इतना कुछ देख लिया अकाउंटिंग कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट के बारे में, अकाउंटिंग प्रॉफिट इकोनॉमिक प्रॉफिट के बारे में, तो एक आध न्यूमेरिकल भी हो ही जाए। ठीक है,
तो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे, जस्ट टू मेक श्योर कि हमको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, देखो, मिस्टर जे क्विट हिज जॉब टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। ठीक है, मिस्टर जे ने नौकरी को कुर्बान कर दिया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ही यूज्ड टू अर्न 5 लाख एज एनुअल सैलरी व्हाइल इन जॉब। जॉब में 5 लाख का पगार मिलता था। हाँ, ये सारी घटनाएं काल्पनिक है, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। He started his business in his own shop, which was currently lent on rent and generated a monthly rent of 8,000 rupees। मतलब अपना बिजनेस शुरू करने के लिए उनके पास जो एक जगह पड़ी थी जो अभी उन्होंने किराए पे दे रखी है, ठीक है, और उसमें से उनको महीने का 8,000 रुपए का किराया मिलता है। वो जगह उन्होंने अब बिजनेस के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया, मतलब किराएदार को लात मार के भगा दिया। ओके, he invested total 10 lakh in his business, out of which 6 lakh was borrowed from bank at 10% rate of interest, ये annual rate of interest है, ठीक है, and balance was from his fixed deposit which was saved at 8%, ये भी annual interest है। So 10 लाख के पैसे की जरूरत, 10 लाख के इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, उसमें से 6 लाख बैंक के पास से बोरो करके इन्वेस्ट किए जिसपे 10% इंटरेस्ट भर रहे, और बाकी जो बच गए 4 लाख उनका फिक्स डिपॉजिट पड़ा था कोई पुराना, वो फिक्स डिपॉजिट उन्होंने तुड़वा दिया और उसके ऊपर 8% का इंटरेस्ट उनको मिलता था। ठीक है, he paid annual staff salaries of 3,50,000, पूरे साल में 3.5 लाख रुपए का उन्होंने सैलरी टोटल पे किया अपने स्टाफ को। his annual purchases amounted to 5,20,000 rupees, पूरे साल में 5,20,000 का परचेज किया। Annual expenses due to electricity, maintenance, etc. amounted to rupees 2,50,000. Okay. साल भर का सेल्स 15 लाख है। ओके, अब हमारे को क्या करना है, 4 चीजें निकालनी है। एक अकाउंटिंग कॉस्ट, दूसरा अकाउंटिंग प्रॉफिट, तीसरा इकोनॉमिक कॉस्ट और चौथा इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, मैं जा तो रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड पे आंसर देने के लिए, बट आई वांट कि आप यहाँ पे एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद से ये ट्राई करो और फिर वेरीफाई करो नेक्स्ट स्लाइड पे कि आपका आंसर बराबर आया है या नहीं आया। ठीक है, सो आई वांट यू टू मेक श्योर कि तुमको ये समझ में आ गया है, एक बार ईमानदारी से, ठीक है, बिना कोई घपला किए अच्छे से पूरा कंसेप्ट, जरूरत पड़े तो फिर से रिवाइज करो, इस स्लाइड तक पहुंचो फिर से, ठीक है, और वापस यहाँ पे देखो कि तुम्हारा अकाउंटिंग कॉस्ट, अकाउंटिंग प्रॉफिट, इकोनॉमिक कॉस्ट, इकोनॉमिक प्रॉफिट, ये चारों अमाउंट कितने कितने आ रहे हैं। ऐसे एमसीक्यूज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, हाँ मैं बता रहा हूँ। सो ये प्रैक्टिस कर लो, ये एडिशनल एमसीक्यू मैंने तुमको दिया है, ऐसा मान लो तुम, बराबर। आंसर मेरे को देना है, क्योंकि आंसर नहीं दूंगा तो फिर जितने लोगों को डाउट्स होगा, कंफ्यूजन होगा, वो सब धरा का धरा रहेगा, इसलिए मैं दे रहा हूँ आंसर नेक्स्ट स्लाइड पे, बट आई डू नॉट वांट यू टू directly go to the next slide. Please pause here, please go through this question on your own and try to find out the answer. ठीक है, सही गलत जो भी है, एटलीस्ट यू विल नो कि तुम्हारी गलती क्या है। ओके, चलो ओके, पहले अकाउंटिंग कॉस्ट की बात कर रहा हूं मैं। देखो, अकाउंटिंग कॉस्ट हमको पता है कि वो सारे खर्चे हैं कि जो एक्चुअल में हम पे करते हैं, ठीक है ना, एक्चुअल एक्सपेंसेस जो कुछ भी हम बेयर करते हैं वो सारे अकाउंटिंग कॉस्ट की गिनती में आते हैं। तो अब इस एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो वो जो स्टाफ के सैलरीज हैं, फिर वो जो मेंटेनेंस का खर्चा है, फिर दूसरे कौन से परचेजेस वो उन्होंने किए थे जो, है ना, तो वो सारे एक्चुअल खर्चे हैं। एक एक्चुअल खर्चा थोड़ा छुपा सा भी है, डायरेक्टली नजर नहीं आता है। कौन सा? वो जो इंटरेस्ट तुम चुकाओगे बैंक के बोरोइंग्स पे, है ना, बैंक के पास से 6 लाख का लोन लिया था, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चुकाओगे वो भी तो एनुअल खर्चा ही है तुम्हारा, तो वो भी उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब देखो, अकाउंटिंग कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्या आएगा, 3,50,000 जो सैलरीज थे, 5,20,000 की जो परचेजेस था, 2,50,000 की जो मेंटेनेंस का खर्चा था एनुअल, और 6 लाख इंटू 10%, मतलब जो बोरो किया था उस पर 10% जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो भी हमारा एक्चुअल खर्चा है। कुल मिला के आपका अकाउंटिंग कॉस्ट देखो कितना बन रहा है,
ठीक है। तो ये अगर 11,80,000 आपका अकाउंटिंग कॉस्ट आया है, दैट मीन्स आपने करेक्टली ये सॉल्व किया है। ठीक है। अच्छा, अकाउंटिंग कॉस्ट, चलो किसी को समझ में नहीं आया तो यहाँ पे रुक जाना। अकाउंटिंग प्रॉफिट अभी अपने आप सोचो, रुक जाओ यहाँ पे अभी, ठीक है, मैं जा रहा हूँ आगे, तुम रुक जाना, पॉज कर देना। अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होगा वो सोचो खुद से, ठीक है। अच्छा, अब अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होगा? तो देखो, वी ऑल नो दैट अकाउंटिंग प्रॉफिट इज नथिंग बट अकाउंटिंग कॉस्ट को आप माइनस कर दो रेवेन्यू में से, तो आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट मिल जाता है। अकाउंटिंग कॉस्ट आप ऑलरेडी ढूंढ चुके हो, रेवेन्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 15 लाख रुपए। तो 15 लाख में से अगर आप हटा देते हैं 11,80,000, तो क्या मिला आपको? 3,20,000 का अकाउंटिंग प्रॉफिट है, क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा है ना अकाउंटिंग कॉस्ट से, तो ये अकाउंटिंग प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलो अब इकोनॉमिक कॉस्ट ढूंढना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक कॉस्ट के लिए क्या करोगे? अकाउंटिंग कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को ऐड करोगे, है ना। यू विल हैव टू ऐड अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, अकाउंटिंग कॉस्ट तो आपको ऑलरेडी पता है, देखो 11,80,000 हम रेडी करके बैठे हैं वो। अब इसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट सारे ऐड करने हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? तो वो सारे सैक्रिफाइसेस, वो सारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हमने बेयर किए हैं। ठीक है, तो चलिए सोचिए आपके क्वेश्चन में कौन से इम्प्लिसिट खर्चे हैं, कौन से खर्चे ऐसे हैं कि जो आप एक्चुअली पे नहीं कर रहे हो, बट हाँ वो सैक्रिफाइस जरूर किया है, सो इट्स अ नोशनल कॉस्ट। कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं? ठीक है, एक तो जो सैलरी सैक्रिफाइस हुआ था 5 लाख का, वही है ना, 5 लाख का सैलरी कुर्बान किया था, तो वही आ जाएगा सीधा। अच्छा, इसके अलावा क्या वो 4 लाख रुपीज का डिपॉजिट था, फिक्स डिपॉजिट, जो हमने तुड़वा दिया ताकि हम हमारे बिजनेस में वो 4 लाख लगा सके, तो उसके ऊपर 8% जो मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा था वो मैंने सेक्रीफाइस किया। वो 4 लाख सेक्रीफाइस नहीं है, वो तो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, जो 8% रिटर्न उसमें से मिल रहा था वो सेक्रीफाइस है। ठीक है, तो 4 लाख का 8% दैट इज ऑल्सो सेक्रीफाइस दैट यू मेड, 32,000। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमको हर महीने 8,000 का रेंट मिलता था। वो दुकान जो हमने किराए पे चढ़ा रखी थी, 8,000 का रेंट मिलता था उसमें से, वो 8,000 का रेंट भी अभी हमको नहीं मिलेगा, वो भी एक सैक्रिफाइस है जो हमने किया है। तो अब देखो, आपके अकाउंटिंग कॉस्ट है 11,80,000 के, उसमें 8,000 इंटू 12 तो सीधा वो रेंट का जुड़ गया। ठीक है, 4 लाख इंटू 8% वो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट जो आपने गंवाया वो है, और 5 लाख रुपए जो सैलरी सैक्रिफाइस की वो है। तो दिस इज योर टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट विच कम्स टू 18,08,000। ठीक है, आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना, 18,08,000 आएगा। ठीक है, और लास्ट इकोनॉमिक प्रॉफिट या लॉस। इकोनॉमिक प्रॉफिट या लॉस ढूंढने के लिए क्या करोगे? सिंपल, रेवेन्यू में से इकोनॉमिक कॉस्ट को माइनस करोगे, है ना। अब पहले अकाउंटिंग प्रॉफिट या लॉस ढूंढ रहे थे तो अकाउंटिंग कॉस्ट को माइनस किया था, अब इकोनॉमिक प्रॉफिट या लॉस ढूंढ रहे हैं तो इकोनॉमिक कॉस्ट को माइनस करेंगे। देखो, तो 15 लाख में से 18,08,000 आपने माइनस किए, जो बचा, कहाँ कुछ बचा, लॉस है ना, 3,08,000, देखो नेगेटिव में है, लॉस। ठीक है, चलो, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है ये अकाउंटिंग कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट वाला, सुपर्ब कंसेप्ट। ओके, अच्छा, ये पहला कंसेप्ट खत्म हुआ कॉस्ट का। कौन सा? अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट। सारे तो अभी नहीं होंगे, नेक्स्ट सेशन में थोड़े देख लेंगे। दूसरे कंसेप्ट पे अभी मैं चला जाता हूँ, क्योंकि वो इससे रिलेटेड है और छोटू सा है, तो साथ साथ में हो जाएगा। देखो, आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, एकदम सिंपल, उसका छोटा वर्जन है ये, जो अकाउंटिंग कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट देखा ना, उसी का छोटा वर्जन है, उसी में से कुछ उठा के यहाँ पे रखा है। अच्छा, आउटले कॉस्ट क्या होता है? जो कॉस्ट अपन एक्चुअली पे करते हैं वो आउटले कॉस्ट है। सिंपल, आउटले का मतलब ही एक्सपेंडिचर होता है ना, तो जो भी एक्सपेंडिचर्स हमने एक्चुअली पे किए हैं, सारे इनकर किए हैं, वो सारे आउटले कॉस्ट में आ गए। देखो, outlay cost involves actual expenditure of funds on say wages,
मटेरियल, रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, सारे जो एक्चुअल खर्चे हैं, ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बराबर। दे इन्वॉल्व फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर एट सम टाइम एंड हेंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो, रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, ये अकाउंट्स में मेंशन किया जाता है क्योंकि ये कभी ना कभी तो पे करना है, या तो कर चुके हो या तो करने वाले हो, बट बुक्स में मेंशन होगा क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट इज पेएबल। Opportunity cost, on the other hand, is concerned with the cost of next best alternative opportunity which was foregone in order to pursue a certain action। ठीक है, कोई पर्टिकुलर एक्शन आपने जो लिया, उसके लिए आपके पास जो एक नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी था, एक नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन था, वो आपने सैक्रिफाइस किया। जैसे मैं कहता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं अभी, तो मैं पढ़ाता नहीं तो मैं जॉब करता, नेक्स्ट बेस्ट मेरे लिए क्या था, जॉब ही था, तो जॉब मैंने सैक्रिफाइस किया ताकि मैं टीचिंग में आ सकूं। तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, जो सैलरी मेरे को जॉब में से मिल सकता था वो मैंने छोड़ा, वो मेरा कोचिंग में आने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि कुछ फंड्स है, लेटर से आपके पास 1 लाख रुपए है, आप चाहें तो उस 1 लाख रुपए को फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हैं, आप चाहे तो उस 1 लाख रुपए को म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने ये डिसाइड किया कि आप उसको लेट से म्यूचुअल फंड में डालेंगे, म्यूचुअल फंड में डालने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है, वो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट जो आपने सैक्रिफाइस किया, क्योंकि वो आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, बराबर। यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट अभी हमने ऊपर जब इकोनॉमिक कॉस्ट डिस्कस किया तो उसमें देख ही लिया है, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये कुछ नया नहीं है। इट इन्वॉल्व a comparison between the policy that was chosen and the policy that was rejected। so opportunity cost क्या है, कंपैरिजन है, किसके बीच में कंपैरिजन है, जो पॉलिसी हमने चूज की और जो पॉलिसी हमने रिजेक्ट की उसके बीच में। ठीक है, पॉलिसी दैट वाज चोजन एंड पॉलिसी दैट वाज रिजेक्टेड। ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिलेट टू द सैक्रिफाइस्ड ऑल्टरनेटिव, जो ऑल्टरनेटिव हमने सैक्रिफाइस किए हैं उससे रिलेटेड है, एंड दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, अब कोई कोई लोग ऐसे सोच रहा है कि यार व्हाई डू वी नीड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हमको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जरूरत क्यों है। ठीक है, लेट्स सी क्या जरूरत है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। ठीक है, मैं तो पर्सनली देखो ऐसा मानता है कि किसी भी इकोनॉमिक डिसीजन को लेने के टाइम पे आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर करना ही चाहिए। ये आपको एक बेहतर आइडिया दिलाता है कि आपने जो डिसीजन लिया है वो कितना सही है, क्योंकि आप ना सिर्फ वो खर्चे देख रहे हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब आप कंसिडर कर रहे हो तो आप जो जेब से बाहर जा रहा है, जो खर्चा एक्चुअली आप पे कर रहे हो, वो तो आउटले कॉस्ट में कर ही लिया होगा, बट भाई साहब जो फायदा तुम्हारी जेब में आ सकता था पर नहीं आया, उसको भी तो कंसिडर करना पड़ेगा, तो ही तो सही डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, सो देखिए क्या इंपॉर्टेंस है। The opportunity cost concept is generally very useful for business managers, and therefore it has to be considered whenever resources are scarce and a decision involving choice of one option over the others is involved। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिजनेस मैनेजर्स के लिए, क्योंकि उनके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। अब वो हमेशा ये सोचते ही रहेंगे ना कि रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कहाँ हो सकता है, तो जो बेस्ट वाला तो चलो उनको लगा, उसमें उन्होंने रिसोर्सेज लगा दिए, बट भाई वो बेस्ट की वजह से जो सेकंड बेस्ट था वो तूने सैक्रिफाइस भी किया है। ये ध्यान रखना कि जो तेरे हिसाब से सेकंड बेस्ट था उसमें से जो फायदा मिल सकता था, कम से कम उतना फायदा तो तेरा यहाँ पे निकलना चाहिए ना, है ना। जो सैक्रिफाइस किया है, जो छोड़ा है, कम से कम उतना तो मिलना चाहिए, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हमेशा कंसिडर करके चलना पड़ेगा। इफ अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स क्लॉथ आउट ऑफ इट्स ओन यार्न, अगर कोई कंपनी है कि जो अपने ही यार्न से क्लॉथ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यार्न का मतलब क्या होता है, जो धागा बनता है ना, उसमें से फिर अपन क्लॉथ बनाते हैं। सो यार्न में से क्लॉथ, खुद ही यार्न बनाती है, खुद ही क्लॉथ बनाती है, ऐसा कर रही है कंपनी अभी। ठीक है, तो उनको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सोचना पड़ेगा। अब देखो, कपड़े बनाने का कॉस्ट जब वो सोच रहे हैं कि यार हमको ये क्लॉथ कितने में पड़ रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं,
तो उनको सिर्फ ये नहीं देखना है कि हमको यार्न कितने में पड़ा और फिर वो यार्न से क्लॉथ्स में कन्वर्ट करने का खर्चा कितना हुआ, ये तो सोचना ही है। बट सिर्फ यही नहीं सोचना है, उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर ये यार्न हम अपना ही क्लॉथ मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज नहीं करते और अगर हम इस यार्न को बेच देते मार्केट में तो उसमें से कुछ प्रॉफिट मिल सकता था, वो प्रॉफिट हमने सैक्रिफाइस किया। कम से कम उतना प्रॉफिट तो हमको क्लॉथ बेच के मिलना ही चाहिए ना। कम से कम यार्न में से जो हमने सैक्रिफाइस किया उतना प्रॉफिट तो क्लॉथ बना के मिलना चाहिए ना। तो मतलब है वो बिजनेस करने का। नहीं तो क्या यार्न ही बेचो, फिर काहे क्लॉथ बना रहे हो, खोपड़ी में घुस रहा है। ये जो क्लैरिटी है ना डिसीजन की, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ही आ सकती है। ठीक है, उसी तरह आपसे रिलेटेड भी एक एग्जांपल दिया है, जैसे लॉन्ग टर्म कैलकुलेशंस ऑफ कॉस्ट में भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट काफी यूजफुल है बोल रहे हैं। जैसे अगर मान लो कि आप लोग ये देख रहे हो कि आपके एजुकेशन की कॉस्ट कितनी है, आपकी पढ़ाई की कॉस्ट कितनी है, तो देखो आप जो बुक्स पे खर्चा करते हैं या कॉलेज की फीस पे खर्चा करते हो या वट जो भी, जैसे आप कोचिंग क्लासेस का खर्चा करते हो, जो भी खर्चा आप कर रहे हो वो तो एक्चुअली आपने कॉस्ट इनकर किया ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के एंगल से सोचने जाए तो आप जितने साल पढ़ाई कर रहे हो उतने साल आप जॉब नहीं कर पाए, और वो जॉब ना कर पाने की वजह से आपको जो प्रॉफिट मिल सकता था वो आपने सैक्रिफाइस किया, एज इन जो सैलरी मिल सकती थी वो आपने सैक्रिफाइस की, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, तो अपन लोग ऐसा सीएमए सीएफए ऐसे हाई लेवल कोर्सेज को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि जाने अनजाने में ही सही तुमको पता है कि तुम्हारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना वो उसमें आराम से रिकवर हो जाएगा। ठीक है, जो 4-5 साल तुम पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहे हो उन सालों के दौरान तुम अगर नहीं भी कर पाए जॉब, तो तुमको जॉब मिलती तो भी क्या मिलती, 5-7 हजार 8 हजार 10 हजार की जॉब मिलती भाई ये सालों में। ठीक है, तो कुछ ज्यादा तुम नहीं गंवा रहे हो, बट उसके सामने जितना तुमने ये 4-5 सालों में गंवाया है उतना तुम आराम से 1 साल 2 साल में रिकवर कर सकते हो, इतना तुम्हारा सैलरी या पैकेज होगा आफ्टर बिकमिंग अ क्वालिफाइड, है ना। तो हमारा डिसीजन भी जाने अनजाने कहीं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस पे ही होता है, पर हमको पता नहीं था कंसेप्ट। ठीक है, तो दिस इज आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फाइन, चलिए, सो आज के लिए इतना ही। दोनों कंसेप्ट अच्छे थे, हैवी थे। आप इनको अच्छे से एक बार वापस देख लेना, जरूरत पड़े तो एक बार आपका जो भी स्टडी मटेरियल है उसमें से आप उसको अच्छे से गो थ्रू कर लो। ठीक है, सो दैट यू आर वेरी क्लियर विद दिस कंसेप्ट, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच पीपल। प्लीज take good care of yourselves, stay safe and keep studying. Okay, bye bye.